आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आती रहती हूँ और आज मेरे साथ जुड़े हैं एक खास मेरे मेहमान भूपेंद्र मित्तल जी। भूपेंद्र जी, आपको मैं आभार भी करूँगी और नमस्कार। नमस्कार जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आज आप बात करेंगे अपनी एक जो लंबी जर्नी थी एज ए बैंकर। तो मीट द बैंकर इज़ द फोकस टुडे। तो भूपेंद्र जी, आप पहले तो ये बताएं कि आप बैंकिंग सेक्टर में कैसे पहुँचे। हाँ, दरअसल मैं LLB की पढ़ाई कर रहा था। जी, कहाँ लॉयर बनना चाहते थे? लॉयर नहीं, मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना चाहता था। क्या बात है। तो सडनली बैंक का एडवर्टीजमेंट देखा, विज्ञापन जी। तो हमने उसमें भर दिया जी। और अनलाइक दूसरे सालों में काफ़ी समय लगता है, वो महीने 2 महीने में उसका रिजल्ट भी आ गया जी। और फिर इंटरव्यू दिया तो सिलेक्शन हो गया। बहुत खूब। तो वो ट्रैक चेंज हो गया वहाँ से। अच्छा। मगर फिर हमने सोचा कि अब इसको बदलने की बजाय इसी को अपना कैरियर बनाते हैं, इसी में अपना वैल्यूएबल इनपुट दे के जी उसी में कैरियर प्रोग्रेस करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने। तो आपकी कितनी लंबी जर्नी रही एज ए बैंकर? मेरी लगभग 40 साल, 39.5 साल। जी, तो 4 दशक आपने एक ही बैंक के साथ काम किया। एक ही बैंक के साथ, तो इतनी जड़ें आपने अपनी मजबूत कर ली। और वो कौन सा बैंक था? वो था द ग्रेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बात है, क्या बात है। तो इतने होनहार अफसर को उन्होंने भी 40 इयर्स तक रिटेन किया। अब आप ये बताएं कि जो ये बैंकिंग का सेक्टर है, ये बहुत अहम सेक्टर है इन द फाइनेंस थिंग। और बहुत सालों से मैं सोचती हूँ, जब से इंडिपेंडेंस हुई है और बहुत सारे बैंक्स आए हैं, तो ये बैंक्स जनता की सेवा करते हैं और पैसा सुरक्षित लोगों का रखते हैं। तो कुछ सेविंग्स की भी मुझे लगता है आजकल के दौर में काफ़ी लोगों को जानकारी भी है और आप लोग भी देते रहते हैं एज बैंकर्स। जी, दरअसल थोड़ा पीछे चलें तो बैंक तो बहुत सारे थे इंडिया में और सब अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में ज्योग्राफिकली काम करते थे। लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में, तो इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने ये सोचा, उनका बहुत अच्छा विचार था कि अभी तक ये बैंक सारे व्यक्तिगत रूप से अपने प्रॉफिट के लिए बैंकिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो समाज की सेवा नहीं करते, पर उनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। तो उन्होंने बड़े बड़े जितने बैंक समझे, सब 14 बैंक थे बड़े बड़े, उन सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया उनका। तो वो बैंकों की पूरा उनके ऊपर नियंत्रण और पूरा मार्गदर्शन सरकार, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय का होगा। तो उसके बाद से फिर बैंकिंग ने बहुत तरक्की की है। तो लोगों को लगा कि उनका पैसा अब सुरक्षित है। जी हाँ, क्योंकि लोग मानते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक को, तो लोग मानते हैं कि बेसिकली सरकार का ही बैंक है।
जी जी जी। तो ये रिजर्व बैंक के जी, रिजर्व बैंक इनकी देखरेख करता है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बैंकों पर यह विश्वास है कि यदि किसी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि एनपीएस वगैरह होते हैं जी। तो कभी कोई बैंक पे कोई संकट आ जाए जी। तो सरकार बैठी है पीछे, तो इसलिए ये भरोसा है निवेशकों को कि हमारा पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, और इसी भरोसे पे लंबे समय के लिए वो अपने सेविंग्स को बैंक में रखते हैं जी। और उन्हीं सेविंग्स पे बेस करके बैंक जो है वो व्यापार को, उद्योग को पैसा उधार देते हैं, छोटे छोटे उद्योगों को भी पैसा देते हैं, कई बार बिना किसी सिक्योरिटी के देते हैं जी। तो वो इसीलिए कि ताकि देश में, तो बेसिकली ये जो सेविंग्स हैं ये बहुत बड़ा काम करती हैं जी जी। क्योंकि केंद्र सरकार भी बजट बनाती है तो वो सेविंग का जो रेट है हमारी अर्थव्यवस्था में उसको भी बेस करके करते हैं जी। क्योंकि एक ज़माना था जब सेविंग ज़्यादा होती थी, इन्वेस्टमेंट बहुत था, मुझे ठीक से याद नहीं लेकिन करीब 30% के करीब टोटल जीडीपी की सेविंग्स होती थी और 32-33% इन्वेस्टमेंट होता था। वो अब धीरे धीरे क्योंकि लोगों में कंजम्पशन की टेंडेंसी बढ़ रही है जनता में, तो सेविंग्स पे थोड़ा कम ध्यान है। अच्छा अच्छा। लेकिन बैंक इसमें बराबर जागरूक करते रहते हैं लोगों को जी। और अब तो बैंकों ने जगह जगह, छोटे छोटे जगह में अपने वो भी फ्रेंचाइजी भी खोल दिए हैं जी। तो वो भी लोगों को थोड़ा आसान सहूलियत हो गई। जी जी। तो आपका जो दौर चला एज ए बैंकर, तो आपकी फिर पोस्टिंग होती रहती होगी, तो क्या आप पूरे देश में घूमते रहे? जी हाँ, लगभग पूरे देश में मैं कहूँगा मैं घूमा हूँ और मतलब मैंने एग्रीकल्चर ब्रांचेस में काम किया है जी, एज फील्ड ऑफिसर भी काम किया है जी, एज ब्रांच मैनेजर भी काम किया है और एक ज़िले की मेन ब्रांच, पूरे ज़िले की बड़ी ब्रांच, उसका भी मैं हेड रहा हूँ जी। और दो बेसिकली मेरे जीवन के बहुत चैलेंजिंग, जिनको मैं मानता हूँ, मुझे लकी हूँ कि हमारे बैंक के 7 बड़े बड़े बैंक थे जिनको एसोसिएट बैंक्स कहते थे। जी जी। पहले सब्सिडरी बैंक कहते थे लेकिन सब्सिडरी शब्द अच्छा नहीं है तो एसोसिएट कहने लगे। एसोसिएट। तो हमारे एक चेयरमैन ने सोचा कि इन बैंकों को अपने में मिला लिया जाए क्योंकि अभी ज़माना है दुनिया में बड़े बैंकों का, जितना बड़ा बैंक होगा उतना मजबूत माना जाता है। बिल्कुल। तो उसकी जब शुरुआत हुई तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उसमें पहला जो बैंक मर्ज किया था हमने, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, वो एक 4 लोगों की कोर टीम थी, मैं उसका एक 4 में से एक में से। क्या बात है, मुबारक। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अच्छा था क्योंकि उसमें हमें इतनी अथॉरिटी थी कि हम किसी भी शाखा में, किसी भी हेड ऑफिस में, किसी भी बैंक में, अपने बैंक के इवन एमडीज, डीएमडी, किसी से भी जाके हम बात कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कोई नॉर्मली होता है कि प्रेसिडेंस होता है, कोई देयर वाज नो प्रेसिडेंस, सो बेसिकली वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बहुत खूब। और एज लक वुड हैव इट बहुत ही सफल ये मर्जर हुआ और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बैंक ने सारे मर्जर कर दिए। तो जब आप परिवार के साथ में, आप के बच्चे हैं, बीवी है, तो जब एक जगह से दूसरी जगह की आपकी ट्रांसफ़र होती थी तो सब कुछ मतलब क्या एडजस्टमेंट्स होनी पड़ती होंगी? देखिए, ये भी मैं अक्सर मैं अपने मित्रों मंडली में ये बताता रहता हूँ कि ये इसका मुझे लोग बाग नॉर्मली कहते हैं कि बहुत लोग हैं जो प्रमोशन नहीं लेते सिर्फ इस वजह से कि बच्चे डिस्टर्ब होंगे, ट्रांसफ़र होगा, स्कूल बदलेगा, लेकिन मेरे लिए तो ये एक पॉजिटिव साइन हुआ कि हर 3 साल में मेरा ट्रांसफ़र होता था और मैंने फैमिली को कभी दूसरे स्टेशन पर नहीं रखा, मैं हमेशा उनको अपने साथ ले जाता था। क्या बात। तो बच्चों को एडेप्टेबिलिटी, नए दोस्त बनाना और नए माहौल में रच खप जाना, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है और वो उनके जीवन में अब काम आ रहा है। जी जी। तो आपके बच्चे भी उतने, बीवी भी उतनी वाइडली ट्रैवल्ड हैं जितने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप एक बैंक से दूसरे बैंक गए तो वहाँ पे अलग अलग चैलेंजेस आते होंगे। जी। तो ये जो चैलेंजेस हैं आप कैसे मीट करते थे? इसकी तो कोई सेट रूल्स हैं बैंकिंग के, तो क्या वो बिल्कुल उसी किताब के रूल्स पे चलते हैं या कहीं पे कोई एक्सेप्शंस करते हैं? नहीं, देखिए, जैसे मैंने बताया था जिले की एक मुख्य, मैं जिले का नाम नहीं लूँगा, मुख्य शाखा में मैं चीफ मैनेजर था और वो एक तरह से मैं मिनी रीजनल मैनेजर था उस डिस्ट्रिक्ट में। 9 ब्रांचेस थी, 9 की 9 मेरे को ही रिपोर्ट करती थी अनऑफिशियली। तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस थे उस ब्रांच में क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर का भी काम था और उसमें इंडस्ट्री भी थी और राइस मिल्स थी बहुत सारी। तो वहाँ पे कुछ जो है ना, वो जिसको मैल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, उस ब्रांच में थी। वो ब्रांच बहुत पुरानी थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की ब्रांच है। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे कुछ
गलत रीतियाँ थी। सबसे बड़ी गलत रीतियों का जो कारण था वो ये था कि वहाँ पे स्टाफ की ड्यूटीज़ चेंज नहीं होती थी। अच्छा। क्योंकि बैंक का नियम है कि 5 साल से ज़्यादा कोई एक शाखा में नहीं रहेगा और हर साल 2 साल में उसकी सीट बदलनी चाहिए। तो वहाँ बदलते ही नहीं थे। अच्छा। और उसकी वजह से क्योंकि लोगों की जड़ें थोड़ी गहरी हो गई, तो वो कुछ गलत काम करते थे। कोई लंबा चौड़ा नहीं, पर छोटे छोटे लोगों से फेवर ले लेते थे छोटा काम करने के लिए। तो उसको रोकने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी मुझे। और मुझे खुशी है कि मैं आई डोंट नो, मुझे तब ये समझ में नहीं आया कि इसका क्या रिपरकशन होता है। जरा खून गर्म था तो मैंने धड़ाधड़ घर से बैठ के सबके ऑर्डर निकाल के एक दिन टांग दिया मंडे को कि आज से आपकी ड्यूटी ये है। बहुत हल्ला मचा, ऊपर तक खबर गई, लेकिन मैं अपने टस से मस नहीं हुआ क्योंकि आप सही थे। क्योंकि मैं सही था जी। तो वो फिर बाद में बल्कि उन्हीं लोगों ने, सारे स्टाफ ने मुझे सपोर्ट किया और मेरा बहुत सक्सेसफुल स्टिंट रहा उस ब्रांच में। और मेरे को फर्दर भी कैरियर में उस ब्रांच का मेरा स्टे बहुत काम आया। क्या बात है जी। तो मतलब सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि सवाल मेरा ये था कि जैसे सरकार में रूल होते हैं, जब सरकारी दफ्तर में काम करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो एक किताब होती है उससे, तो बैंकिंग की भी किताब होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसी रूल से, जैसे लोन चाहिए तो इसके लिए तो कागज काफी इकट्ठा होता है मुझे लगता है, या अभी थोड़ा कम हुआ है? नहीं, काफी कंप्यूटराइजेशन के बाद कागज तो बहुत कम हो गया है। तो ये टेक्नोलॉजी, क्या आपके जो बैंक में लोग थे, इस टेक्नोलॉजी से उनको ट्रेनिंग करवानी पड़ी? जी, ट्रेनिंग करानी पड़ी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब वो Y2K जब आया था 2000 में, जब क्योंकि साल चेंज हुआ था, मिलेनियम, तो बहुत बड़ी फाइट थी। लेकिन वो लोगों ने सब, क्योंकि उनको ट्रेन कर रखा था हम लोगों ने, इसकी वजह से, क्योंकि पहले तो सब खाते हाथ से चीजें होती थी। जी, पहले तो उसमें अमिता जी मैं आपको क्या बताऊं, पहले तो विरोध हुआ, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है तो बहुत विरोध होता है, क्योंकि लोगों को लगता है अनदे की चीज़ों से थोड़े डरते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों की समझ में आया कि ये अल्टीमेटली हमारे फ़ायदे के लिए है। देखिए, बहुत मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ कि कंप्यूटराइजेशन होने से पहले जैसे साल में एक बार सब खातों में ब्याज लगाना होता है, तो वो एक बड़ा मुश्किल काम होता था, उसका ब्याज को कैलकुलेट करना और फिर खातों में लगाना, फिर उनकी जाँच करना। और इसी तरह जैसे हर महीने बैलेंसिंग होती है खातों की, तो उसमें प्रॉब्लम होती थी। और कई बार वो जो यूनियंस थी, आई वुड नॉट से, जो ट्रेड यूनियंस थी, वो थोड़ा आर्म ट्विस्ट करती थी मैनेजमेंट का इस काम को, क्योंकि वो काम अलग काम है रूटीन से। तो उसके लिए फिर वो कुछ डोल आउट कर मांगती थी, कुछ एडजस्टमेंट होता था। एडजस्टमेंट मीन्स एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ के एक्स्ट्रा पैसे, तो वो एक बर्डन था। और एक उसकी वजह से जो मैनेजमेंट है उनका काम अक्सर ध्यान जो है इन चीज़ों में ज़्यादा रहता था बजाय बिजनेस प्रमोशन की। क्या बात है। तो बहरहाल आपका एज ए बैंकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आपने बहुत कुछ इसमें प्राप्त किया और अब आप रिटायर्ड हैं। पर भूपेंद्र जी, हमने सुना है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये आपका शौक है, हॉबी है? जी, शौक ही है बस। तो मेरे श्रोताओं को कुछ अच्छा सा एक अंतरा या मुखड़ा तो कुछ सुना दीजिए। चलिए, मैं वैसे दोनों तीनों तरह के गाने गाता हूँ, पर क्योंकि स्पेशली आप कह रही हैं तो मैं कुछ किशोर कुमार जी का वो यॉडलिंग करके लोग बोलते हैं, सुनाइए। तो उसको मैं कुछ सुना। हाँ, एक पैरा सुना दीजिए। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नज़र, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। डिर 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 यूरडे बागा लो का बागा, ओ डिर 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 येरडे। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और बिल्कुल अप्रोप्रिएट सॉन्ग। अब आप रिटायर्ड हैं और आप जो है मस्ती में आपने ये गाना हमारे श्रोताओं को सुनाया। इतना अच्छा हुनर, और अब आप इसको हॉबी की तरह भी परस्यू करते हैं। तो आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 137 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ।
भूपेंद्र जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार। हमारे शुक्रिया। श्रोताओं के साथ आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बैंकिंग मुझे भी मौका देने के लिए शुक्रिया। जी 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 जी। और मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।